नमस्कार, मैं पुनीत। आज हम स्टूडेंट के कुछ ज्वलित मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी एक कॉमन क्वेरीज होती है कि सर एग्ज़ामिनेशन काफ़ी लंबा खिंच चुका है और अक्टूबर 27 अक्टूबर एग्ज़ामिनेशन की डेट है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ 1.5 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अभी भी जुड़े हैं। तो चूँकि टाइम पीरियड लंबा है तो डेफिनेटली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपका पेशेंस थोड़ा सा टूटने लग जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो जर्नी आपकी होती है यही निर्धारित करती है कि आप अपने कॉज के अंदर, जिस कॉज से आप जुड़े हैं उसमें आप कितना हासिल कर पाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो इस जर्नी का आनंद ले पाते हैं, है ना। अदरवाइज़ कितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कितने एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हार्डली 5%, 2%, 3% स्टूडेंट ही हैं जो एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक कंपटीशन के लिए राइट कैंडिडेट होते हैं। और कंपटीशन भी उन्हीं स्टूडेंट से बनता है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी को जारी रख पाते हैं। अदरवाइज़ कोर्स कवर कर लेना, आज कवर कर लिया, फिर 3 या 4 महीने तक आपने उसको देखा नहीं, 4 महीने बाद आपको मालूम चलता है कि आप उस चीज़ को भूल चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने देखी है ना। इसलिए मैं आपको केवल एक सजेशन दे रहा हूँ, जितना सीमित नॉलेज मेरे पास है, जितना सीमित एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसके बेसिस पर कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी, ठीक है, तो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले की थी, तो वो आपके लिए ओवरबर्डन हो जाता है। और सेकंड, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर ख़त्म हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट को आप 4 टाइम्स पढ़ते हैं, 5 टाइम्स पढ़ते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद ऐसा फीलिंग होती है ह्यूमन बीइंग की कि एक बोरिंग फील हो जाना है ना। ये भी एक स्वाभाविक है। तो जर्नी है, उस जर्नी को आप इस तरह से मैनेज कीजिए, इस 8 मंथ्स पीरियड को या 10 मंथ पीरियड को, कि आपका कोर्स कंप्लीट हो, आपका रिवीजन ऑन टाइम हो, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बना रहे। जो एक बार आप पढ़ चुके हैं वो केवल विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आपका कवर अप होना चाहिए। हाँ, उसके बाद कोई नई चीज़ अगर आपको करनी है वो आप करते रहिए, अलग से कोई भी एडिशनल आपको कुछ करना है, एडिशनल और पढ़ना है, वो करते रहिए। बट बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना, फिर उसको 3 महीने छोड़ देना, फिर वापस उसी चीज़ को पढ़ना, तो उसका कोई टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ पैशंस टूटने में मुझे पता है कि 90% जो स्टूडेंट हैं वो निराश होकर बैठ जाते हैं। यही हमेशा देखा गया है हर एग्ज़ामिनेशन में, केवल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी एग्ज़ामिनेशन है वहाँ आप इस तरह की चीज़ें होते हुए देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। 50,000, 1 लाख, एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1 लाख अपीयर हो रहे हैं, कितना टफ कंपटीशन है, 2013 में कितना था, 2011 में कितना था। देखिए, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से, एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से तो हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और हम टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं। बाकी ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन चीज़ों की कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। आप चाहे 1 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हो, चाहे 50,000 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रिपरेशन तो आपको अपने हिसाब से करनी है, 100% आपको इनपुट देना है ना। ये थोड़ी है कि 25,000 स्टूडेंट अगर अपीयर होते हैं तो आप कम प्रिपरेशन करेंगे, 2 लाख स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हमें कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्यूरियोसिटी के हिसाब से उस चीज़ को जान लीजिए अगर आपकी ऐसा कुछ जानने की इच्छा है तो। बाकी अपनी जो जर्नी है प्रिपरेशन की उसको आप बनाए रखिए, है ना। अदरवाइज़ आप पैनिक पोजीशन में पहुंच सकते हैं कभी भी। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइफ के अंदर केवल एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ होती हैं जीवन की, आपके लाइफ की, जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, है ना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहे हैं, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, मैं नहीं, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन तो 200 का ही होगा क्योंकि सीट तो आपकी 216 ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, है ना।
तो हम कितना अच्छा इनपुट दे रहे हैं, सिलेक्शन आपका केवल 216 स्टूडेंट्स का ही होना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका इनपुट आपका सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता है। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। डेस्टिनेशन क्या रहेगा, कितना रहेगा, किस रूप में मिलेगा, ये आप नहीं जानते हैं। और केवल इस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, जीवन के सभी पहलुओं को कंसीडर करते हुए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे अपने जॉब फील्ड में काम कर रहे हो या जीवन के किसी भी पहलू को और आप विचार करें, आप देखें अपनी लाइफ को, तो आपको मालूम चलेगा कि जीवन के बहुत सी चीज़ें हैं जो आप निर्धारित नहीं करते हैं ना, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो सीमित क्षमताएं ईश्वर ने, इस प्रकृति ने आपको प्रदत्त की है, उन क्षमताओं का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कितना कर सकते हैं, कितना इनपुट आप दे सकते हैं, कितना प्रोसेस में आप लगा सकते हैं, आपका फोकस केवल और केवल उस एरिया पर होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो देखेंगे, है ना। तो उन चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है, जिनकी बहुत ज़्यादा आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन में कोई खास योगदान नहीं है ना। आपके पास जो 4 सब्जेक्ट हैं, आप उस 4 सब्जेक्ट पर पूरा फोकस लगाइए। सेकंड स्टूडेंट की मैंने प्रॉब्लम देखी है कि हमको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और ज़्यादा ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा से सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी एक छोटे पॉइंट से या एक छोटे से सब्जेक्ट किसी को भी उठा लीजिए आप, अगर आप उसकी डीप में जाना चाहें तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा सकते हैं, है ना। रिसर्च की, डीप नॉलेज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। हमें वो देखना है जो हमारे सिलेबस में, जो कंटेंट में हमें दे रखा है, ठीक है, कि उस कंटेंट को कंसीडर करते हुए हम कितनी डीप में जा सकते हैं, किस टॉपिक के किस फील्ड में या फिर किस फील्ड के किस टॉपिक्स के अंदर से पुराने क्वेश्चंस बने हुए हैं, पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, सिलेबस हमारा सारा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें कंसीडर रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हवा में प्रिपरेशन नहीं करनी है कि कुछ भी आपने स्टार्ट कर दिया और कुछ भी चला रहे हैं, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। आपका स्ट्रक्चर्ड स्टडी करनी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं। स्ट्रक्चर्ड डीप में जाइए, अनस्ट्रक्चर्ड डीप में मत जाइए, नहीं तो ऐसा बहुत है कि बहुत नॉलेज हो जाएगा लेकिन उस नॉलेज का फ्री यूज़ क्या है। ठीक है, हमें नॉलेज थोड़ी बढ़ाना है, हमें रिसर्च थोड़ी करनी है, यहाँ पर हमें तो एग्ज़ाम निकालना है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी स्टडी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं, आपने खुद अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक से कीजिए, एक या 2 जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है हर सब्जेक्ट की, उन सब्जेक्ट को आप टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से आप कवर अप करते चले। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट ये भी कहते हैं, जनरली कई बार इस तरह से चीज़ें आती हैं कि हमने यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया। देखो, आप किसी भी संस्था से पढ़ रहे हो, आपका यूटिलाइजेशन, उस संस्था का यूटिलाइजेशन तब है जब आप उसका एप्लीकेशन ले सकें। सारा कंटेंट आपका प्रोग्रामर का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। कोई भी संस्था आप तब ज्वाइन करें जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी तरह के क्वेश्चंस के अंदर, अगर फैकल्टी या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम शॉर्ट कर रहा है या शॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी संस्था का कोई मतलब होता है। अदरवाइज़ तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका मटेरियल इंटरनेट पे नहीं है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। वो सारा काम तो आप ही कर सकते हैं। आपको उसके लिए फिर संस्था ज्वाइन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से सिस्टमेटिकली आपको अपने डेस्टिनेशन तक कोई संस्था ले जा पाए, आपकी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके और आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में वो आपकी कुछ मदद कर सके। ठीक है, तभी उस चीज़ का कुछ मतलब होता है, अदरवाइज़ तो फिर सिंपल मार्केटिंग होती है ना। तो इन चीज़ों का कोई ख़ास मतलब फिर निकलता नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता है कि सेल्फ़ स्टडी करके आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी बहुत से स्टूडेंट निकलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं
कि आपको पूरी बुक्स देखनी पड़ेंगी, सारा आपको मटेरियल देखना पड़ेगा। मटेरियल आपके सिलेबस के हिसाब से है ऐसा भी नहीं है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ेगा, उसमें आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है आप लोगों का। ठीक है। और जो चौथी चीज़ है कि आप इधर उधर की चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान कम दें, है ना, और अपने जो फोकस एरिया है आपकी स्टडी का, ठीक है, उसको आप कंसिस्टेंटली पैशंसफुली बनाए रखें और इस जर्नी का आनंद लें, है ना। होगा रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर ज़्यादा कंपैरिजन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि कभी टेस्ट भी लेते हैं तो टेस्ट में किसी के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं, कम वाला थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। देखो, एग्ज़ामिनेशन टाइम पर आपका कोई भी एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो रहे हैं तो केवल आपका नॉलेज मैटर नहीं कर रहा है, नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो तो एसेंशियल पार्ट है। उसके साथ साथ आप उस 3 आवर्स में या 2 आवर्स के अंदर अपने ब्रेन को कितना पीसफुली काम करवा पाते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो पीसफुल रहना, पीसफुल तरीके से रहते हुए एग्ज़ामिनेशन को देना, अपनी गलतियां जो हो रही हैं उन गलतियों को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना, ये सारे एक स्ट्रेटजी के पार्ट होते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको अपने स्टडी के दौरान या फिर जो भी प्रिपरेशन है उसके दौरान करनी पड़ती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है। एक क्वेश्चन इधर से उधर होने पर आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होने पर आप टॉपर बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादा बेटर कर दिया आपने तो आप टॉपर हैं इसी एग्ज़ाम के। एक क्वेश्चन कम हो जाता है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो टॉपर में और जो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बाउंड्री पर रहा है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हार्डली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो यहाँ मैटर इंटेलिजेंसी का नहीं है। जो आपके कंपटीशन से बाहर हो गया था, बाउंड्री पर था, जिसका सिलेक्शन हुआ था, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली कॉम्पिटेंट है। बट केवल ये है कि आप अपने ब्रेन को उस 2 आवर्स में 3 आवर्स में पीसफुली काम नहीं करा पाए, जिससे आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर हो गया और आप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और किसी में स्टूडेंट से कंपैरिजन में आपको नहीं फंसना है कि ये बेटर है वर्स है। आप तो अपनी स्टडी पर ध्यान दें, आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उस पर मैं कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरे कॉन्फिडेंस आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है? जो 15 ईयर्स के पुराने पेपर हैं, गेट के हैं, नेट के हैं, इसरो के हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? और नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चाहे आपको कंटेंट में प्रॉब्लम हो या जो फैकल्टीज़ है, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ, मोस्टली फैकल्टी अच्छी ही होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है फैकल्टीज़ में भी प्रॉब्लम हो, संस्था में प्रॉब्लम हो। सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग विषय है, उसकी गारंटी संस्था कभी नहीं दे सकता आपको और कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपको कॉम्पिटेंट बनाने की कैपेबिलिटी संस्था में हो और फैकल्टी के अंदर होती है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, देर सवेल वो एक अलग विषय है, कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लग पा रहा है। लेकिन अगर आप 80-90% क्वेश्चन भी इन पुराने एग्जाम से कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे प्रिपरेशन मोड पर है। अदरवाइज़ आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप पैनिक कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना % थ्योरेटिकल रहता है, कितना न्यूमेरिकल रहता है। तो देखो बच्चों, ऐसा कहीं आरपीएससी ने अपने पैटर्न में डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कि कितना % थ्योरी रहेगा, कितना % प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल से मतलब न्यूमेरिकल से, है ना, न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, 2013 का पेपर था, उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल काफ़ी कम थे। 2011 के पेपर में थे, उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा थे। तो कुछ भी हो सकता है ना। ये तो डिपेंड करता है आरपीएससी या पेपर सेटर पर कि वो किस तरीके से पेपर्स को बनाता है। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी 10 साल में आई है, ठीक है, और अब कब आएगी ये भी नहीं मालूम है। हो सकता है आने वाले 7-8 ईयर्स के बाद आए या 10 ईयर्स के बाद आए। तो आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से कोई रिस्क तो नहीं ले सकते कि हमें थ्योरी पढ़नी है या न्यूमेरिकल करना है। हमें तो अपने सारा प्रिपरेशन करना है, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें सारी प्रिपरेशन करनी है ना। और बाकी तो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। ठीक है, तो पेपर इजी होगा, पेपर टफ होगा,
मीडियम लेवल का होगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे, थ्योरी कम होगी, क्या होगा, इन चीज़ों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी प्रिपरेशन मोड पर रहना है ना। जितने क्वेश्चन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि कोर्स कवर नहीं हुआ, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ फिर चालू कर दे, उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन में उसको आप कवर अप करते चलिए। ठीक है, यही एक प्रिपरेशन का मोड होता है। और जो भी जर्नी है उसके मज़े लीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट होगा, आपका डेस्टिनेशन क्या होता है वो तो फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।